हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, ऑल अबाउट रेजिस्टेंस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर से आपका बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और इसी तरीके से आपका पूरा कोर्स जो है मैं याद करवाने की कोशिश करूँगा कि एक टॉपिक जो आपस में इंटरलिंक्ड है। इसे करने से पहले आप जो है एक बार अपने पिछले पुराने जितने भी नोट्स हैं उनको रिवाइज़ कर दीजिए इस चैप्टर में, क्योंकि बहुत सारे फार्मूले ऐसे हैं जो पिछली बार यूज़ हो चुके, अब दोबारा से वो सामने आएंगे। तो रेजिस्टेंस क्या है? जब कोई चार्ज किसी कंडक्टर या किसी मीडियम के अंदर चलता है तो उस समय जो उसे कोलिजन फेस करना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो हम कहते हैं दी बैरियर इन द कंडक्टर या किसी भी मीडियम में, कंडक्टर या किसी भी मीडियम में, अगेंस्ट द चार्ज, जो चार्ज के मूवमेंट के खिलाफ है, अगेंस्ट मूवमेंट ऑफ चार्ज, जो मूवमेंट ऑफ चार्ज के अगेंस्ट है वही क्या है? रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस बेसिकली, अगर आप ये एक कंडक्टर मान लें कि ये आपके पास एक कंडक्टर है और इसकी लेंथ है L, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A, देन वी से दैट कि रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू लेंथ, किसके? लेंथ। दैट इज R प्रोपोर्शनल है L के, इक्वेशन नंबर 1। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज R प्रोपोर्शनल 1/A, इक्वेशन नंबर 2। अब आप एक बात ज़रा फोकस कर लीजिए अच्छी तरीके से कि भाई इलेक्ट्रॉन को चलना है, अगर लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा लंबाई चलनी पड़ेगी, तो जितना लंबाई ज़्यादा चलनी पड़ेगी उतनी ज़्यादा टक्कर आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। सो इसलिए ये लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। और एरिया, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा जगह मिलेगी इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए, इसलिए एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये क्या है कि जो आसानी है चलने में उसके अगेंस्ट में है रेजिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों रिएक्शन को, अगर इन दोनों इक्वेशन को आपस में मिला दें तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 यू गेट R प्रोपोर्शनल है L/A के। नाउ जब हमारे पास फिजिक्स में कभी भी प्रोपोर्शनलिटी होती है तो हम क्या करते हैं? प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमें वहाँ पर एक कांस्टेंट लगाना होता है। सो वी पुट हियर ए कांस्टेंट R इक्वल टू रो L/A एंड इट इज़ इक्वेशन नंबर 3। अभी आपने एक नई चीज़ देखी, दैट इज़ रो। ये रो क्या है भाई? पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए इसी तरीके से। अब हम नया डिस्कशन शुरू करेंगे कि ये रो क्या है। रो इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो अगर आपका जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है वो कितना हो जाए? 1 मीटर हो जाए, और एरिया ऑफ द कंडक्टर जो है वो कितना हो जाए क्रॉस सेक्शन में? 1 मीटर स्क्वायर। दैट इज R बराबर किसके हो जाएगा? रो के। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक ऐसा तार, ऐसी कंडक्टर जिसका लेंथ 1 मीटर का हो और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो, उसका रेजिस्टेंस कहलाता है रेजिस्टिविटी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L, लेंथ कितनी? L यानी कि 1 मीटर, एंड एरिया 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल, वही होता है किसके? इक्वल टू रेजिस्टिविटी के। किसके इक्वल होता है? रेजिस्टिविटी, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो आर इक्वल टू आ गया है रो है L/A।
ये यहाँ से नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ पेपर को। नाउ अब आप जानते हैं कि अभी पिछली बारी में हमने किया था कि R बराबर जो है वो आया था हमारा ml/ne² a tau। ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब क्यों, अभी हमने थोड़ी देर पहले यानी लास्ट लेक्चर में ओम्स लॉ को प्रूफ किया था, वहाँ से हमें एक फार्मूला मिला था R = ml/ne² a tau, वो भी रेजिस्टेंस का फार्मूला था। और भाई R बराबर ρl/ab क्या है, रेजिस्टेंस का ही फार्मूला है। अगर आप इन दोनों रेजिस्टेंस के फार्मूलोस को बराबर रख देते हैं तो आपको मिलता है क्या, ρl/a = ml/ne² a tau। अभी देखो आप L से L कट गया, A से A भी चला गया। सो नाउ यू हैव द रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इक्वल टू m/ne²a, ये तो चला गया tau, दैट इज ρ = m/ne² tau। ये जो छोटा सा फार्मूला आ गया आपका किसका, रेजिस्टिविटी का या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं कि भाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो है वो किसके बराबर है, ρ = m/ne² tau। तो ये रेजिस्टिविटी है क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है क्या, इसको भी ज़रा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। तो अभी तक तो मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताया है इस टॉपिक में। अब मैं बताऊंगा आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होती है और इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है ये। अब देखो एक बात ध्यान रखना कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो पिछले लेक्चर की कंटिन्यूएशन में होगा। तो अगर आपने इस चैप्टर को शुरुआत से नहीं नोट करना शुरू कर दिया तो आपको कोई भी लेक्चर समझना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये नोट्स जो हैं वो टाइम पास नोट्स नहीं हैं, ये बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं। ये सिर्फ उनको ध्यान में रख के बनाए गए हैं जो बच्चे 100/100 नंबर लाना चाहते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में उनको पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, तो इसलिए मैं एक एक टॉपिक को डिफरेंट वीडियो में बना के दिखा रहा हूँ, एक एक फैक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं। फिर उसमें ऐसा ना हो कि भाई आप जो है एक टॉपिक पे उतरे कि समझ में नहीं आया। भाई जब आप पहले टॉपिक से यानी पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तभी आपको एक एक करके पॉइंट समझ में आएंगे। हाँ एक बात है कि अगर आपने प्लेलिस्ट पूरी फॉलो की है तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा, क्योंकि मैं बहुत एक्सटेंडेड फॉर्म में आपको सिलेबस में करवा रहा हूँ, कुछ छूटेगा नहीं। तो हमने रेजिस्टेंस पढ़ लिया, रेजिस्टेंस के सारे फार्मूले आपके पास हैं। R = ρl/a, ये वाला पोर्शन आपने पढ़ा था पहले, मैं इसको रोक देता हूँ अगर आपको नोट करना है। देन हम रेजिस्टिविटी पे आ गए थे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे आ गए थे। फिर हमने बताया आपको ओम्स लॉ से क्या मतलब है, और फिर हमने रेजिस्टिविटी का यहाँ पे ले लिया। R का एक फार्मूला और भी है, वो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, दैट इज़ V/I। तो इस वाले वीडियो में आपने 3 फार्मूले रेजिस्टेंस के पढ़ लिए हैं। R = ml/ne² a tau, या फिर V/I, या फिर ρl/a। ये 3 फार्मूले आपको मिल चुके हैं अब तक रेजिस्टेंस के। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज़ रेजिस्टिविटी।